हेलो टेंथ क्लास। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 4 में है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या होता है? सी। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक 6 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इसके जो कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉनों जिसके अंदर घूमते हैं वो होते हैं के और एल। के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे के C4+ भी नहीं बना सकता, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ये C4 नेगेटिव, ना तो ये धनायन बना सकता है ना ही ये ऋणायन बना सकता है। तो इसलिए ये क्या करता है? साझेदारी करता है। और पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सब में कार्बन के यौगिक हैं, बहुत सारे निर्जीवों में भी, और लगभग सभी सजीवों में कार्बन के यौगिक हैं। कार्बन के 3 अपरूप हैं। मुख्य 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरे की संरचना इस प्रकार से होती है, टेट्राहेड्रल संरचना। ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर की फॉर्म में होता है, इस तरह से परतें बनी होती हैं ग्रेफाइट की। तो कार्बन के मुख्य अपरूप अगर पूछे जाएं तो 2 होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन इसका जो तीसरा अपरूप भी पता चला है, वो तीसरा अपरूप जो है वो है C60 फुलरीन बक्कीबाल। ठीक है। उसके बाद है कि ये आपस में जैसे जिन लाइनों से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आबंध। जैसे हम हाइड्रोजन में देखते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझेदारी कर रहे हैं। ये गोले का मतलब है कि जब इसको ज़रूरत है तो इसमें काउंटिंग हो जाएगी, जब इसमें ज़रूरत है तो इसमें काउंटिंग हो जाएगी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एकल आबंध। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर बाहरी जो सबसे बाहर वाली कक्ष होती है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6, 2 4 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं सबसे बाहर वाले कक्ष में? 8। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसलिए ये क्या आबंध बनाएगा? द्विआबंध। इनके बीच में 2 लाइनें लगी हुई होंगी जो द्विआबंध को दिखाएंगे। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 5। तो 5 में 2 इलेक्ट्रॉन ये 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है ये आपस में, इसलिए इसको कहते हैं त्रिआबंध। अब आपको पता है कार्बन जो है, धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी जो हैं वो कार्बन के इस्तेमाल से, कार्बन का उपयोग करके बनी हुई हैं। तो कार्बन में ऐसा क्या खास गुण है कि वो इतनी सारी सजीव चीज़ें बना लेता है, सारी अलग अलग तरह की हैं? तो इसके 2 मुख्य गुण हैं, श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। श्रृंखलन का मतलब है कि कार्बन 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 जुड़ के एक दूसरे के साथ जुड़ता रहेगा, कितने भी तत्वों के कार्बन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, श्रृंखला चेन बना सकता है। दूसरा है चतुसंयोजकता। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था कि कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही साझेदारी करनी है, तो 4 तत्वों के साथ, 4 परमाणुओं के साथ वो जुड़ सकता है। इसलिए ये है चतुसंयोजकता का नियम। ये बहुत ही कम में मिलता है, सबसे ज़्यादा हमें कार्बन में ही देखने को मिलेगा आपको चतुसंयोजकता का गुण। उसके बाद है संतृप्त कार्बन यौगिक। 2 तरह के कार्बन यौगिक होते हैं। कार्बन और अन्य पदार्थ मिलके जब कोई तत्व बना रहे हैं, कोई नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं कार्बन यौगिक। अब कार्बन यौगिक 2 तरह के हैं। पहला संतृप्त कार्बन यौगिक जिसमें सिर्फ एकल आबंध हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। दूसरा है असंतृप्त कार्बन यौगिक जिसमें कि द्वि या त्रिआबंध हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी हो उन्होंने। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो होता है एल्केन। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग की है, एकल आबंध है, तो हम उसको बोलते हैं एल्केन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद है एल्कीन। एल्कीन होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है मतलब कि कार्बन कार्बन क्या कर रहे हैं? द्विआबंध बना रहे हैं। तो द्विआबंध बना रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? एल्कीन। मीथीन नहीं होता, क्योंकि मिथ में क्या होता है? सिर्फ एक कार्बन होता है, इसमें कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए,
चाहे वो एल्केन बने चाहे आपका एल्कीन बने। एल्केन में तो फिर भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एक अला बंध बन जाएगा उसका, लेकिन एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो इथीन से शुरू होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। उसके बाद है एल्काइन। एल्काइन में जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध हों, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है। उसके बाद है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के समूह से बदलते हैं। जैसे कि मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या जोड़ दिया? एक OH, तो ये बन गया मीथेनॉल। C2H6 होता, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा के हमने एक OH जोड़ दिया, तो ये OH जो है ये समूह, क्योंकि 2 परमाणु है इसमें O और H, तो ये क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। तो इसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? एक OH, एक समूह आ गया, प्रकार्यात्मक समूह। और इसका नाम क्या हो गया? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या है? इथेनॉल। ठीक है। अगर इसकी जगह सिर्फ एक परमाणु जुड़ा होता, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ ब्रोमीन जुड़ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु। और अगर समूह जुड़ गया तो उसे क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। उसके बाद है आपका, अगर किसी भी आपको नाम देना है किसी में, जैसे आपका पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर दे दिया आपको और आपने नाम बताना है, अगर उसमें सिर्फ एक कार्बन हो तो उसका नाम मोनो से शुरू होगा। अगर किसी में 2 कार्बन हो तो उसका नाम जो है वो इथ से शुरू होगा। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप से शुरू होगा। अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूट से शुरू होगा। अगर 5 हो तो पेंट से शुरू होगा। तो जैसे आपने पढ़ा अभी कि भाई 1 हो तो मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो ब्यूट प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंटेन। तो आपके इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेंटेन। पेंटेन का सूत्र है C5H12। C5H12 को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहला है N पेंटेन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा है आपका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। एन पेंटेन, एन पेंटेन मतलब एक सीधी श्रृंखला में 5 कार्बन जुड़े हुए हैं और इसके साथ 12 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया एन पेंटेन। उसके बाद है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मतलब 1 2 3 4, 4 है तो इसलिए इसका नाम ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, एक कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं मिथाइल। और 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है तो इसलिए इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है ब्यूटेन। इसके बाद है आपका, अगर हम दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 कार्बन जोड़ दें, तो 2 कार्बन यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि इसमें चेन में श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। ठीक है। तो इसलिए दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 सूत्र और हैं जो संरचनाएं हैं, पहला है साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मतलब अगर एक सर्कल बना रहा है, वो एक गोल चक्कर बना रहा है कार्बन कार्बन जुड़ के, तो हम उसके आगे लिख देते हैं साइक्लो। तो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि 2-2 शेयरिंग ये यहाँ कर रहे हैं। इस कार्बन पे देखो 1 2 3 4, हर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसलिए 2-2 तो ये कार्बन के साथ शेयर कर रहे हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो साइक्लोपेंटेन में कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़ी होंगी और बाकी सारे कार्बन एक दूसरे से साइकिल में जुड़े हुए हैं, इसलिए साइक्लोपेंटेन। उसके बाद इसी तरह से 5 की बजाय अगर 6 जुड़ जाएं तो 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो 3-4 बार पेपरों में आ चुकी है, और वो है बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है? कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, और अल्टरनेट एक के बाद एक पे द्विआबंध है, एक एकलाबंध द्विआबंध, एकलाबंध द्विआबंध, एकलाबंध द्विआबंध। एक बार एक लाइन लगानी है, फिर 2 लाइन लगानी है आपने, लेकिन इसमें आपने जैसे आपने ऊपर 2-2 हाइड्रोजन जोड़े थे ऐसे नहीं जोड़ने, आपने एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो ये संरचना किसकी बन जाएगी? आपकी बेंजीन की। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी संरचनाएं जितनी भी मैंने बताई हैं, तो एक बार इनको दोबारा से अपनी कॉपी में करके देख लेना। इसके बाद है बेटा आपका दहन।
दहन में क्या होता है कि जब भी कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है तो उसे दहन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसमें बहुत सारी ऊष्मा और प्रकाश बनती है। जैसे कि हमारे जो आग जलती है तो उसमें भी लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो उसे दहन कहते हैं। दहन आग जलना नहीं लिखना है, दहन लिखना है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है तो उसे दहन कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। अगर अल्कोहल में हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में आया था यही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है आपका CH3CH2OH। CH3CH2OH क्या है? इथाइल एल्कोहल। सॉरी मैंने गलत, CH3CH2OH और CH3CH2OH जो है इसका किसकी उपस्थिति में? क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गई है इसमें। ठीक है, उसके बाद है अगला हमारा संकलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, संकलन। संकलन में क्या होता है? निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनना। निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, तो इसका मतलब ये कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं, RR लिख दिया हमने उनके लिए। उसके बाद निक्कर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो जुड़नी है इसलिए हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, निकल की उपस्थिति में होएगा। तो अब क्या बन गया आपका? जहाँ पे सिर्फ दो दो आर जुड़े हुए थे, यहाँ पे दो दो आर जुड़े हुए थे, अब इसमें क्या हो गया? यहाँ की एक बॉन्ड टूट गई और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन और जुड़ गया। जब सब में एक एक आबंध है, कोई द्विआबंध नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये असंतृप्त से संतृप्त में परिवर्तित हो गई है, निकल की उपस्थिति में हुई है, हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकलन। उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट है इथेनॉल। ये केमिकल जो है इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, एक बार आप देख लो इसको। जैसे अगर इथेनॉल है CH3CH2OH, इसको हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या बनाएगा? CH3CH2ONA प्लस H2। मतलब इसने क्या किया? ये जो H है ये हट गया और इसकी जगह ये Na जुड़ गया, तो Na जुड़ने से ये क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसमें क्या किया? अगर हम गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लें और इसको 443 केल्विन पे गर्म करें इथेनॉल को, तो क्या बन जाएगा? इथीन। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। मैंने आपको पहले बताया था एल्कीन होते हैं, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड द्विआबंध होता है, तो अब इसमें क्या है? द्विआबंध आ गया। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 द्विआबंध CH2 और क्या बन गया? पानी। ये इथेनॉल की अभिक्रिया है। इथेनॉल को गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करें डाल के तो इथीन बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। जब ज़्यादा ठंड होती है, ठंडी जगह पे ये जम जाता है इथेनोइक अम्ल, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसको बोला जाता है? इथेनोइक अम्ल को, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा ठंड हो जाए तो ये जम जाता है। अब इथेनोइक अम्ल CH3COOH और इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल दोनों को अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो हमारा क्या बन गया? एस्टर। एस्टर क्या होते हैं? जिसमें C डबल बॉन्ड OO है, COO। ठीक है, तो एस्टर CH3COO CH2CH3। देखो इसका तो CH3 ले लिया, इसका CH2CH2 ले लिया और एक कार्बन ये भी था, तो इसलिए क्या है? CH3COO CH2CH3। तो ये क्या बन गया? एस्टर। और इसके साथ साथ क्या बना है? इसके अंदर पानी। तो इस अभिक्रिया में एस्टर बना है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एस्टरीकरण।
इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर। ये सूत्र आपको याद करने हैं, ये अभिक्रिया भी याद करनी है। उसके बाद है आपकी दूसरी अभिक्रिया कि जब ये जो एस्टर बना है, अगर इस एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दें तो हमारा बन जाएगा दोबारा से इथेनॉल। ये इथेनॉल था, यही दोबारा से इथेनॉल बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, साबुन, CH3COONA। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको ये दोनों अभिक्रियाएं लिखनी हैं साबुनीकरण में, और इसके बारे में लिखना है कि भाई इथेनोइक अम्ल को इथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनता है, फिर उस एस्टर को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो इथेनॉल और साबुन बनता है। ठीक है, तो इसमें आपकी दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं, एक तो इथेनोइक अम्ल की दोनों अभिक्रियाएं जो रासायनिक हैं और आपका साबुनीकरण प्रक्रिया। उसके बाद है साबुन काम कैसे करता है। ये बीच में हमने क्या दिखाया हुआ है, मैल के ऊपर साबुन ने ऐसे गुच्छा बना लिया है। तो साबुन का जब ऐसे गुच्छा बन जाता है साबुन के हिस्से का तो उसे हम क्या कहते हैं, मिसेल। अब साबुन का एक ये जो टुकड़ा है ये किस तरह से बना हुआ है, हमने अभी पढ़ा ना, इसको CH3COONA होता है साबुन। तो CH3COO ये लंबी चेन बनाएगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ, और ये मैल से चिपकती है, जल विरागी होती है। ये है हमारा सोडियम Na+, इसको बोलते हैं हम जल रागी आयनिक सिरा, जो कि जल से प्यार करता है, यानी कि ये देखो जल की तरफ है सारे में सोडियम वाला आयनिक सिरा, और ये हाइड्रोकार्बन पूंछ किससे जाके चिपक जाती है, मैल से। फिर जब हम रगड़ते हैं तो ये मैल जो है वो पानी के ऊपर आ जाती है। ये साबुन की साफ करने की प्रक्रिया है। तो ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। भाई मेरे को जैसी बनानी आती है वैसी वीडियो मैं आप लोगों की रिवीजन के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ पढ़ो ज़रूर, तैयारी करो, किसी और चीज़ के भरोसे मत रहो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो अभिक्रियाएं इनको लिख लिख के ज़रूर देखो। बेस्ट ऑफ लक।